वियोजन अभिक्रियाओं में क्या होता है? वियोजन या इनको अपघटन अभिक्रिया भी बोले हैं। ये इंग्लिश में इनको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो वियोजन या अपघटन जो अभिक्रियाएं हैं, इसमें क्या होता है भाई? एकल उत्पाद होता है, यानी एकल अभिकारक होता है, और एकल अभिकारक टूट करके छोटे छोटे उत्पादों में बढ़ जाता है। यानी जो सिंगल रिएक्टेंट है आपका, वो क्या हुआ? ब्रेक हुआ। और ब्रेक किसमें हुआ? स्मॉल पीसेस बने प्रोडक्ट के, यानी एकल उत्पाद था, उसने दो या दो से ज्यादा उत्पाद दे दिए। सॉरी, एकल अभिकारक था, उसने दो या दो से ज्यादा क्या दे दिए? उत्पाद दे दिए आपको। तो इसको हम बोलते हैं वियोजन। वियोजन मतलब टूटना। और किसका टूट रहा है? एक एकल अभिकारक होगा और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको आप चूना पत्थर बोलते हैं। जब हमने इसमें हीट दी तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना मिला और CO2 गैस मिली। तो कब हुआ ये? जब हमने इसको हीट दी, यानी इसको हमने जब गर्म किया। तो इसलिए इन जो वियोजन अभिक्रियाएं हैं, इन वियोजन अभिक्रियाओं को जनरली ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोला जाता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसको इंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन इनको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या दिया है? थर्मिक यानी हीट दी है इनको, तो इसलिए इनका नाम इंडोथर्मिक रिएक्शन पड़ा है, या फिर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरा देखें, यहाँ इसमें देखें आपने वाटर दिया है। वाटर में जब हमने विद्युत अपघटन करवाया, विद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें जब हमने फ्लो करवाई, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, तो यहाँ पर हमें H2 हाइड्रोजन गैस मिली और O2 मिल गया, यानी ऑक्सीजन गैस मिली। ये जो हाइड्रोजन गैस है, आजकल यही जो हाइड्रोजन ईंधन है जो हम भविष्य के लिए बना रहे हैं, या भविष्य का ईंधन इसको बोला जा रहा है, इसी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा ये हाइड्रोजन हम निकालते हैं। जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यानी विद्युत अपघटन करते हैं, तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, और इसी को हम आजकल क्या कह रहे हैं? भविष्य का ईंधन कह रहे हैं। और इसका हम बहुत ज्यादा प्रयोग की और अग्रसर हो रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं, ताकि इस ईंधन का हम प्रयोग कर सकें। क्योंकि ये बड़े इजीली अवेलेबल है, सस्ता है, आसानी से इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया से इसको निकाला जा सकता है। लंबे समय तक इसका बनने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुरंत इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओ, हाइड्रोजन गैस निकालो और वहां से अपने मोटर, वाहन, व्हीकल जो भी है वो सब चलाओ। तो इसलिए इसको भविष्य का ईंधन कहा गया है। तो ये आपके विद्युत अपघटन से हो रहा है। अगला देखें, आप देख रहे होंगे AgCl है, यानी आपका सिल्वर क्लोराइड है। जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये सिल्वर की अलग सॉलिड रूप में हो जाता है, क्लोराइड गैस आपकी एक अलग हो जाती है। ऐसे ही आपका Ag ब्रोमाइड है, जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो Ag अलग हो जाता है, ब्रोमाइड अलग हो जाता है। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है, इसमें क्लोराइड की जो परत है, ऐसे जो सिल्वर ब्रोमाइड है, इसमें जो ब्रोमाइड की परत है, ये पेपर पर एक चिपक जाती है। पेपर पर ये परतें चिपक जाती हैं, जो कि एक आपकी ब्लैक कलर की परत हो जाती है। किसकी? क्लोराइड की ब्लैक कलर की हो जाती है, और ब्रोमाइड की आपकी व्हाइट कलर की कलर हो जाती है, व्हाइट कलर का कलर हो जाता है इस पेपर पर। ऐसी एक तरह की फिल्म, या आप यूं कहें कि एक चादर सी बिछा के चले जाते हैं, जो ब्लैक और व्हाइट चादर सी होती है, और इसी चादर को हम एक पेपर पर छाप लेते हैं। उसी को हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कहते हैं। इसी से ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हम निकालते हैं, क्योंकि जब हम रील लेते हैं और जब उसको इन सॉल्यूशन से गुजारते हैं और सनलाइट हम जब देते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की एक फिल्म पेपर पर चिपक जाती है, वही हमारी तस्वीर होती है। इसलिए इसका प्रयोग हम ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर बनाने के लिए या फोटोग्राफी के लिए करते हैं। अब आप इन तीनों अभिक्रियाओं में देख रहे होंगे, यहाँ देखो हीट दे दी जा रही है, यहाँ आपकी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, और यहाँ सनलाइट यानी सूर्य दिया जा रहा है। तो आपको इन तीनों में एक बात समझ आ रही होगी कि भाई इन तीनों अभिक्रिया या चारों अभिक्रियाओं को कराने के लिए ऊर्जा के किसी न किसी रूप को दिया जा रहा है। ऊर्जा के किसी न किसी रूप को इसमें दिया ही जा रहा है। तो ऊर्जा के जब कौन सा रूप है? अब ऊर्जा का यहाँ पर प्रकाश है, दूसरे में आपकी ऊष्मा है, और तीसरे में आपकी विद्युत है। तो तीन रूप ये ऊर्जा के इसमें दिए जा रहे हैं। तो ये ऊर्जा के रूप दिए ही जा रहे हैं, इसमें से निकल नहीं रहे हैं। इसलिए
जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं या अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं, इनको हमेशा हम क्या मानते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इनमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब वो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में हो सकती है, या फिर विद्युत के रूप में यानी बिजली के रूप में हो सकती है, या फिर सनलाइट के रूप में, यानी किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी की आवश्यकता होती है इनको करने के लिए। अब वो एनर्जी लाइट एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, या इलेक्ट्रिक एनर्जी हो सकती है। तो यानी वियोजन जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उसमें अधिकतर आपकी क्या है, इंडोथर्मिक यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं हैं। ये सारी इंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब इनका हमारे डेली जीवन में क्या क्या उपयोग है, इन अभिक्रियाओं का हम डेली जीवन में कहाँ उपयोग करते हैं, देखते हैं हम इनके बारे में। तो डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन है या वियोजन अभिक्रियाएं हैं, इनका हम अपने डेली जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं या उपयोग होती हैं। जैसे आप देखते हैं कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना आपका किस फॉर्म में होता है। आपका जो खाना है या तो आपका कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट, या फिर उसमें प्रोटीन होती है। अब जो प्रोटीन है या जो कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या होंगे, जब आपके अंदर बॉडी में जाएंगे तो ये पचेंगे, यानी इनमें ऊष्मा की जरूरत होगी। अंदर की जो गर्मी है इनको ऊष्मा देगी, और ये सिंपल ग्लूकोज में, ये सिंपल पदार्थों में टूटेंगे। और सिंपल पदार्थ में क्या टूटेंगे, ये सिंपल ग्लूकोज में टूटेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, क्योंकि उसी से तो हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये हमें ग्लूकोज बना के देंगे, या फिर एक शुगर बना के दे देंगे, यानी शुगर बनाएंगे और शुगर से फिर क्या होगी, ग्लूकोज बनेगी, और ग्लूकोज से आपकी एटीपी बनेगी, और एटीपी से हमारी ऊर्जा निकलेगी, और ऊर्जा हमारे कार्यों में, हमारे डेली के काम करने में मदद करेगी। तो ये भोजन के पाचन में क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है किसका, फूड का, और फूड से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपके निकले, और फिर उससे शुगर निकली, और फिर इनका टूटना हुआ तो एटीपी निकली, और जब एटीपी टूटे यानी डिकम्पोज हुए तो ऊर्जा निकली। तो ये भी आपका क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। आगे क्या है, प्रकृति में भी अवशिष्ट के निस्तारण में, यानी जो नेचर में हम वेस्ट डाल देते हैं वो, या कुछ अपने से वेस्ट जो होते हैं उनको हटाने में भी मदद करते हैं। जैसे भाई, जैसे मान लो आपके देखते होंगे प्लांट बहुत ज्यादा डेथ कर जाते हैं, यानी पौधे मर गए, पेड़ मर गए, जानवर मर गए भाई, कुछ कीड़े, इंसेक्ट जिसको आप बोल सकते हैं, इंसेक्ट या कीड़े, ये आपके क्या हो जाते हैं भाई, डाइज हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। या फिर आप देखते होंगे भाई गोबर हो गया, या सड़े गले पदार्थ हो गए, या फिर मलमूत्र हो गया, तो इनकी बदबू भी हमारे चारों तरफ आती है, क्योंकि ये सड़ रहे होते हैं। तो इनका निस्तारण कौन करता है, इन वेस्टों को कौन हटाता है, तो इन वेस्टों में भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन की क्रिया होती है, और कौन करवाता है इनमें अपघटन की क्रिया, तो हमारे दो प्रकृति में इसके व्यंजन हैं। इसके व्यंजन मतलब सफाई कर्मचारी पाए जाते हैं। दो तरह के हमारे जीवाणु हैं, एक दो तरह के, जिसको आप सूक्ष्म जीव कह सकते हैं। तो दो तरह के सूक्ष्म जीव है, एक का नाम है आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है, और दूसरा है आपकी फंगी। तो ये दो तरह के आपके सूक्ष्म जीव हैं जो क्या करते हैं, इन प्लांट्स या जानवरों को या इंसेक्ट को या गोबर को या मलमूत्र या जो सब्जियों के छिलके वगैरह हैं, या और भी आपके जो घरों के अवशिष्ट हैं जो रिसाइकिल हो सकते हैं, उनको ये क्या करते हैं, इससे पहले तो सिंपल प्रोडक्ट में तोड़ देते हैं, यानी सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि ये सब जटिल कार्बनिक पदार्थों के बने होते हैं। आपने पीछे के चैप्टर में देखा, तो इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को ये बैक्टीरिया और फंगाई पहले सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं, और जब ये सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाते हैं तो और सरल करते हैं, जिनसे ये लोग अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और जिनका इनको जरूरत नहीं होती है ये या तो उनकी मिट्टी बना देते हैं, या फिर प्रकृति में गैस के रूप में या किसी अन्य फॉर्म में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार ये जो प्रकृति में अवशिष्ट हैं या वेस्ट हैं वो हमारी प्रकृति से चले जाते हैं, और कुछ समय बाद आप देखते हैं कि जहाँ वो बदबू आ रही थी अब बदबू धीरे धीरे क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तो ये भी आपकी प्रकृति में क्या है, आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इम्पोर्टेंस है। अगला आप देखते होंगे बेकिंग में, जब आप बेकिंग इंडस्ट्री में जाएं, जैसे ब्रेड बनाना हो तो उसमें ब्रेड बनाने में आसानी हो तो उसमें किम्बन एक फर्मेंटेशन की क्रिया कराई जाती है,
वो भी इसी पर बेस्ड होती है। आपने सॉफ्ट ड्रिंक भी पी होंगी बहुत सारी, जिसमें आपके पेप्सी होती है, आपकी ड्यू हो गई, कोका कोला हो गया। तो इनमें आप देखते होंगे जब ढक्कन खोलते हैं तो आपको एक गैस निकलती है, उस गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड है, और साथ में छोटे छोटे से बुलबुले निकलते हैं। तो जो बुलबुले हैं या जो गैस है वो क्या है, जो वो गैस या जो बुलबुले आपके निकल रहे हैं आपके उसमें से, वो जनरली क्या है, वो कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड जो होता है वो इन सॉफ्ट ड्रिंकों में मिला होता है। कार्बोनिक एसिड होता है वो इन सॉफ्ट ड्रिंकों में मिला होता है, और जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये ब्रेक होता है, और ब्रेक होने पर ये CO2 गैस देता है, और प्लस में क्या होता है, ये किसके O2 के संपर्क में आया और बाहर की हीट के संपर्क में आया, तो वहां पर उस कार्बोनिक एसिड का क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, और डिकम्पोजिशन होने से हमारे को CO2 गैस बाहर निकलती दिखाई देती है, इसलिए हमें वो बुलबुले दिखाई देते हैं। तो ये भी हमारा वियोजन अभिक्रिया का हमारे डेली जीवन में उपयोग है। अगला आप और भी देखते होंगे, जो केक बनाते हैं आप, उन केक को सॉफ्ट करने में भी इसका उपयोग होता है। पेस्ट्री बनती है, उनको सॉफ्ट करने में इनका उपयोग होता है। या आपने कुकिंग में देखा होगा बेकिंग सोडा वगैरह आप यूज करते हैं, तो बेकिंग सोडा भी इसी का एक प्रोडक्ट है। ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, एकल उत्पाद में टूटता है, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, और हमारे जो खाना है जो लेट से पक रहा होता है वो जल्दी पक जाता है। तो हमने ये जाना कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इनका हमारे डेली जीवन में बहुत ही उपयोग है। अगर इंडस्ट्री में चलेंगे तो वहां पर भी इसके बहुत सारे उपयोग है। अभी और भी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो हमारे डेली जीवन में इसी डिकम्पोजिशन अभिक्रियाओं के द्वारा संपन्न होती हैं। फिलहाल के लिए इतना, आगे बढ़ते हैं, हम आगे की अभिक्रिया देखते हैं अब हम।